Audio Jungle. वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम आयशा है। मैं अपने अम्मी अब्बू, दो बहनें और भाई के साथ कोलकाता में रहती हूँ। मेरे घर में जॉइंट फैमिली है जिसमें मेरे चाचा चाची, बड़े ताए, उनकी वाइफ और उनके बच्चे साथ में रहते थे। कुछ साल पहले हमारे घर में कुछ कारोबार को लेकर ऐसा मसला हुआ जिसके वजह से हम सब अलग हो गए। मैं अपनी मम्मी, अपने पापा और अपने भाई बहन के साथ दादी के घर में ही रहती हूँ। मेरे चाचा और मेरे ताए वो दोनों अलग मकान में रहते हैं। बड़े ताए से तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरी जो छोटी चाची थी वो काफ़ी शातिर औरत थी। उन्होंने ब्लैक मैजिक सीख रखा था। ये कहानी मेरी है। मेरी ज़िंदगी में जो बीती आज वो मैं आप लोग को सुना रही हूँ। हम काफ़ी खुश थे अपने घर में। उस वक्त हमारी चाची से भी हमारा काफ़ी अच्छा ताल्लुकात था। वो अक्सर हमारे घर आया करती थी। ये उन दिनों की बात है जब मेरे अब्बू को कारोबार में काफ़ी लॉस हुआ था और वो अपने पार्टनर को लेके काफ़ी परेशान थे, क्योंकि मेरे अब्बू के पार्टनर ने किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ली थी और वो मेरे अब्बू को उनका हिस्सा नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से मेरी अम्मी भी काफ़ी टेंशन में थी। एक दिन मेरी चाची घर पर आती हैं और वो मेरी अम्मी से पूछती हैं, आपा, आप काफ़ी परेशान लग रही हैं, क्या बात है? क्या बताऊँ, तुम्हारे भैया काफ़ी परेशान हैं। उनका पेमेंट रुक गया है। उनका जो पार्टनर था उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया है। तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? मेरे पास एक ऐसा टोटका है कि मैं आपको उसका उपाय ज़रूर बताऊंगी, जिससे भैया के जो पार्टनर हैं और वो जिसके साथ पार्टनरशिप किए हैं उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी और वो वापस भाई के पास आ जाएंगे। उस दिन मेरी अम्मी की हालत ऐसी थी कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोग से। वो कहते हैं ना कि जब बुरा होने वाला रहता है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। वैसे ही मेरी अम्मी भी मेरी चाची की बातों में आ गई थी। मेरी चाची मेरी अम्मी को कुछ टोटके बता रही थी। वो कह रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके किचन में ही मौजूद होती है, जैसे कि लौंग और क्या क्या, मैं यहाँ पर उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता सकती। वो उनसे कहती हैं कि आप उन्हें भाई के तकिया के नीचे एक रात रखें और दूसरे दिन उसे जलाकर बाथरूम में फ्लश कर दें। मेरी चाची के बताए हुए नुस्खे मेरी अम्मी ने फ़ॉलो किया। एक दिन के बाद मेरे अब्बू जब घर आते हैं और वो काफ़ी खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि उनका जो पार्टनर है वो उसे पेमेंट भी दे दिए वापस और वो उनके पास वापस से पार्टनरशिप करने के लिए आ गया। मेरी अम्मी को ये याद बिल्कुल नहीं रहता कि ये जो टोटका था वो कैसा था, किस लिए था, कैसे बनाया गया था। बस उन्हें उस वक्त सिर्फ फ़ायदा और फ़ायदा ही नज़र आ रहा था। उसके कुछ दिनों बाद तो सब कुछ ठीक रहता है। एक दिन मेरे भाई की भी उसके दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है और उसकी भी पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे ही जैसे मेरी चाची ने मेरे अब्बू के लिए कुछ टोटका बताया था, इस बार चाची ने भाई के लिए भी टोटका बताया और ये भी काम कर गया। घर पे सब काफ़ी खुश थे। चाची भी हमेशा घर आया जाया करती थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते दादी की प्रॉपर्टी को लेकर वो हम लोगों से दूर होने लगी। मेरा रिश्ता मेरे फूफी के लड़के से लगा था। हम दोनों एक दूसरे को अंदर अंदर पसंद करते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी जाहिर नहीं किया। शायद अल्लाह को यही मंजूर था कि हमारा भी रिश्ता तय होने को आ गया। मेरी चाची वो मेरे घर आती हैं और मेरी अम्मी से कहती हैं कि ठीक है, बाजी के लड़के से आप रिश्ता तो कर रही हैं, लेकिन लड़के के बारे में पूरा तहकीकात कर लीजिए। दूसरी तरफ मेरी अम्मी कहती हैं, घर ही का तो लड़का है, अपने सामने पला बड़ा, तहकीकात क्या करना, फिर भी एक बार आप देख लें। बाजी का मिजाज भी कुछ अजीब है। चाची काफ़ी कोशिश भी कर रही थी मेरी अम्मी को भड़काने के लिए, लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम हो गई। मंगनी को अभी मेरे वक्त था, उस बीच चाची अचानक से घर आना बंद कर दी। मेरी अम्मी चाची को कॉल करके बताती हैं कि फ़लाना दिन मेरी मंगनी की डेट फिक्स हुई है और उससे पहले आपको घर पे आना है। मेरी चाची ज़्यादा कुछ नहीं कहती। वो कहती, हाँ ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। ना कुछ मुबारकबाद, ना कोई बात। वो फ़ोन रख देती हैं।
देखते ही देखते मेरी मंगनी के दिन करीब आ गई। उस दिन घर पे सारे मेहमान थे। मेरे ताई जी भी आई हुई थी, उनके बच्चे, मेरी चाची और उनकी भी फैमिली वहाँ मौजूद थी। हम सभी फैमिली वाले काफ़ी खुश थे क्योंकि मंगनी बहुत अच्छे से हो गई थी। उस दूसरी तरफ मेरी चाची, उनकी नज़र से मुझे ये महसूस हो रहा था कि जैसे वो अंदर से खुश नहीं है। इंसान को देख कर के ही पता चलता है कि वो अपनी किस नज़रों से दूसरे को देख रहा है। थोड़ी देर बाद जब सारे मेहमान चले जाते हैं, मेरी अम्मी मेरी चाची को रोक लेती हैं कि आज रात मेरे पास ठहर जाओ, क्योंकि आज जो सामान लड़के वालों के से आया है वो कल अपने रिश्तेदारों में बांटना भी है। उसी वक्त मेरी बहन, जो सामान लड़के वाले के घर से आया था, उसमें से परफ्यूम निकालती है और कहती है कि ये तो मैं लूँगी, ये मुझे बहुत पसंद है। तभी अचानक मेरी चाची उससे कहती हैं, अरे अरे, इतना भी क्या जल्दी है, क्या पता कल को मंगनी टूट जाए। उनकी ये बात सुनकर हम सबकी आंख फटी की फटी रह जाती है। तभी मेरी अम्मी चाची से कहती हैं, ऐसा क्यों कह रही हो ऐसे मौके पर? नहीं बाजी, मैं तो बस इसे ऐसी मजाक से बोल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरी चाची को देख कर के ये महसूस हो रहा था कि वो इस मंगनी से खुश नहीं है। और हाँ, वो मुझसे भी खुश नहीं थी। उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि उल्टा मेरे पास आकर के वो मुझसे ये सवाल कर रही थी, ये सब चक्कर कितने दिन से चल रहा था? तुम लोग दोनों एक दूसरे को कितने दिन से पसंद करते हो? मैंने मेरी चाची से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा अरेंज मैरिज होने वाला है। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इस रिश्ते के बारे में किसी को पता ही नहीं था। मुझे थोड़ा शक तो था, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल रहा था कि मेरी चाची को मेरी मंगनी पसंद नहीं आई। अगले दिन सब घर चले जाते हैं। हम भी लड़के वाले के यहाँ वापसी लेकर के जाते हैं। मेरी चाची को मेरी अम्मी फ़ोन करती हैं। वो मना कर देती हैं ये कहकर कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अम्मी, बाकी फैमिली मेम्बर्स सब लड़के के घर पहुंचते हैं और मंगनी की रस्म अदा करके वापस आते हैं। कुछ दिन के बाद मेरी तबीयत कुछ अजीब सी होने लगी। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ तबीयत में घबराहट होती, मैं रात को बेचैन रहती, मैं सो नहीं पाती। उसी बीच चाची मेरे घर आई और आके वो मेरी अम्मी से कहती हैं कि मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी अम्मी चाची से पूछती हैं, ऐसा क्यों बोल रही हो? बाजी ने फ़ोन किया था मुझे, उन्होंने कहलवाया है कि मैं आपके घर रिश्ता नहीं करूँगी। रिश्ता नहीं करूँगी? लेकिन मंगनी हो गई है, सारी जगह पता चल गया है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है बाजी? बाजी ने तो कहा है कि अगर ये रिश्ता होगा तो मेरे कुछ शर्त हैं। क्या शर्त हैं? उन्हें फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए और कुछ बड़ी रकम कैश पे चाहिए। ये सब बात जब चाची मेरी अम्मी को बता रही थी, उसी वक्त मेरा भाई और मेरे अब्बू अपने दुकान से घर आए हुए थे। मेरे अब्बू ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो मेरी चाची से कहते हैं, जाकर बोल देना, वो क्या रिश्ता ख़त्म करेगी, हम रिश्ता खुद ख़त्म करते हैं और आज के बाद हम भाई बहन का भी कोई रिश्ता नहीं। मेरी चाची के चेहरे पे तो मुस्कान थी। वो कह रही थी मेरे अब्बू से, भाई आप इतना गुस्सा ना करें, देखिए आगे क्या होता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपके लायक ये रिश्ता नहीं है, आप कहीं और देख लें। मेरी अम्मी कहती हैं मेरी चाची से कि मिट्टी डालो इन सब चीज़ों पे। उस दिन तो मेरी चाची के चेहरे पर अजीब सी ही मुस्कुराहट और रौनक आ गई थी। मुझे चाची की चेहरा देखकर कुछ शक तो हो रहा था। मैंने वसीम को कॉल किया, वसीम जिससे मेरी मंगनी हुई थी, मेरे फूफी का लड़का, लेकिन वो मुसलसल मेरा कॉल कट कर रहा था, मानो जैसे कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहा हो। थोड़ी ही देर बाद मुझे वसीम की मैसेज आती है कि बड़ी मेहरबानी, आइंदा मुझे कॉल या मैसेज मत करना, मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। ये सुन कर के तो फ़ोन मेरे हाथ से गिर जाता है और मानो जैसे मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खसक गई हो, क्योंकि कल को वसीम ही था जो मेरे पीछे पड़ा था, जो मुझसे शादी करना चाहता था, जिसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था मुझसे। आज अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। शायद यही सदमा मुझे अंदर अंदर खा रही थी। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। मैं इतनी दुबली हो गई, मेरे शरीर पूरा पीला पड़ने लगा। मेरी अम्मी अब्बू भी मुझे लेकर काफ़ी परेशान थे। उन लोगों ने मुझे बहुत सारे डॉक्टरों को दिखलाया, लेकिन सबके पास यही जवाब होता
कि सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन आखिर हुआ क्या था किसी को नहीं पता। एक दिन मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। अचानक से मेरे पड़ोस से एक आंटी आती हैं और वो मेरी अम्मी के पास बैठकर कहती हैं, बहुत दिन से बानो को मैं देखी हूँ। बानो मेरा पेट नेम था घर का। वो कहती हैं कि मैंने बानो को काफ़ी दिन से नहीं देखा और एक दिन जब मैंने उसे देखा वो काफ़ी बीमार लग रही है, मानो जैसे कि किसी ने उसके शरीर से खून खींच लिया हो। तब मेरी अम्मी अपनी आंसू रोक नहीं पाती और वो फूट फूट कर उस आंटी के पास रोने लगती हैं। पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नज़र लग गई, मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है किसी का। पता नहीं उसे क्या हो गया, उसे क्या गम है जो अंदर अंदर खाया जा रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। आपकी नंद ने भी रिश्ता ख़त्म कर दिया, शायद इसी बात को उसने दिल पे लगा लिया है। लेकिन इस बात को तो अब 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसकी तबीयत में कुछ सुधार ही नहीं हो रहा। काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखाया, काफ़ी इलाज की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तब वो आंटी मेरी अम्मी से कहती हैं, मैं एक कामिल को जानती हूँ, वो काफ़ी पहुँचे हुए हैं, मेरा मानिए तो आप इसे दिखाइए। मुझे तो लग रहा है किसी ने आपके घर पे नज़र लगाया है। वो आंटी उस आमिल का एड्रेस मेरी अम्मी को देती हैं और कहती हैं कि कल वो बैठेंगे, आप ज़रूर उनको जा कर के मिल लें और मुझे उम्मीद है कि आयशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले दिन मेरी अम्मी मुझे लेकर के उस आमिल के पास पहुंचती हैं। जब मैं उन आमिल के पास जाती हूँ तो वो मुझे देखते ही कहते हैं, बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। मतलब मेरी अम्मी के मुंह से यही वर्ड निकल रहा था। आपके यहाँ कोई ऐसा तो है जिसने इस बच्ची पर काला इल्म किया है, वो भी बहुत ख़राब। मैं समझ कुछ नहीं रही हूँ, क्या आप मुझे समझाएंगे? मेरी अम्मी रो रो कर आमिल से पूछ रही थी, आपकी बच्ची पर जिसने काला जादू किया है, अगर उसने इसका काट नहीं किया तो आपकी बच्ची की जान भी जा सकती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ख़राब किस्म का काला जादू किया गया है और इसका काट वही कर सकता है जिसने किया है। क्या आपको अपने घर पे या किसी जानने वाले पर शक है? मेरी अम्मी वहाँ खामोश हो जाती हैं। वो कहती हैं आमिल साहब से, मैं बिना देखे किसी का नाम कैसे ले सकती हूँ? लेकिन आमिल साहब मेरी अम्मी से कहते हैं कि ये कोई आपका अपना करीबी है, मैं यहाँ तक आपको बता रहा हूँ, इसके आगे आपको ही बताना है कि आप किसी ऐसे को जानती हैं जो आपके घर, फैमिली, रिश्तेदार, आस पड़ोस में है जो ऐसा काम कर सकता हो। तभी मेरी अम्मी जो रो करके जवाब देती हैं, मेरी देवरानी है जो कि इन सब चीज़ों में काफ़ी माहिर है, उसे ये सब चीज़ उसके अम्मी के विरासत में मिली है, वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहती है। मुझे शक है कहीं उसी ने मेरी बेटी के साथ ये काम नहीं किया हो। आमिल उन्हें कहते हैं कि मैं आपको कुछ तावीज़ देता हूँ और कुछ अमल देता हूँ करने के लिए, लेकिन हाँ, 3 दिन के बाद आपको उन्हें लेकर मेरे पास आना है। वो जब मेरे पास आएंगी तभी वो इसका काट कर सकती हैं, वरना फिर बहुत मुश्किल है। दुनिया का कोई भी ताकत आपकी बेटी को इस काला जादू का किया हुआ से नहीं बचा सकता। मेरी अम्मी काफ़ी रोती हैं और वो आमिल साहब से कहती हैं, मैं बहुत उम्मीद लेकर के आई हूँ, अल्लाह के वास्ते आप मेरी बेटी का कुछ तो इलाज कर दें। वो मुझे कुछ तावीज़, कुछ पीने का पानी भी देते हैं और मेरी अम्मी को कुछ अमल भी करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 3 दिन के अंदर आपको अपनी देवरानी को मेरे पास लेकर के हाजिर होना होगा, तभी मैं कुछ कर सकूँगा। मैं और मेरी अम्मी वहाँ से निकलते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी अपनी चाची जो हमारे घर में आती थी, हमारे साथ मीठी मीठी बातें करती थी, वो हमारे साथ ऐसा कर सकती हैं। एक दिन तो अमल काफ़ी अच्छा से हो गया, लेकिन दूसरे दिन मुझे अजीब सी बेचैनी, घबराहट होने लगी, मानो जैसे कि मैं जाकर छत से छलांग लगा लूँ। ये शायद अमल के वजह से हो रहा था मुझे बेचैनी। तभी मेरी अम्मी से भी मेरा हाल देखा नहीं गया। वो चाची को कॉल लगाती हैं और उन्हें कहती हैं कि तुम घर आओ फ़ौरन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी चाची को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था कि उनकी चोरी अब पकड़ी जाएगी। वो खुशी खुशी थोड़ी देर के बाद घर आती हैं और घर आकर मेरी अम्मी उन्हें एक रूम में लेकर जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे औलाद का कसम देती हूँ, बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। उस वक्त तो मानो मेरी चाची का चेहरा बिल्कुल भी बदल गया था। वो नॉर्मल औरत की तरह लग ही नहीं रही थी, मानो उनके चेहरे पे कोई शैतान सवार हो गया था।
ان کا ہنستا ہوا چہرہ ایک غصہ بھرا چہرہ میں لال لال آنکھوں میں بدل چکا تھا، اور وہ زور زور سے ہنستے ہوئے میری امی سے کہنے لگی، ہاں، میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہے یہ سب، میں نے کیا ہے اس پر کالا جادو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شادی وسیم سے ہو، کیونکہ میں چاہتی تھی میری بیٹی کا شادی وسیم سے ہو، اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ اس وقت میری امی نے زوردار تھپڑ ان کے گالوں پر مارا اور ان سے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ پورے خاندان میں تمہاری بات نہ رکھوں تو تم کل میرے ساتھ وہاں چلو گی جہاں میں تمہیں جانے کے لیے کہوں گی۔ وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور کہتی ہیں، جو ہوگا میں دیکھ لوں گی۔ وہ کافی غصے میں رہتی ہیں۔ اس وقت تو میری امی نے ان کے گال پہ تھپڑ جڑ دیا تھا، لیکن بعد میں میری امی بھی ڈر گئی تھیں کہ کہیں آگے یہ کچھ اور برا نہ کر دے ہم سبھیوں کے ساتھ۔ عامل صاحب کے عمل کے وجہ سے چاچی دوسرے دن نارمل طریقے سے ہمارے گھر آتی ہیں اور وہ میری امی کے ساتھ عامل صاحب کے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ جب وہ عامل صاحب کے پاس پہنچتی ہیں تو عامل صاحب ان سے سوال کرتے ہیں، بی بی تم ایک بات بتاؤ، یہ جو تم علم کرتی ہو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے جا کر اس کا کیا جواب دو گی؟ وہ وہاں مسکراتی ہیں اور کچھ نہیں کہتی۔ عامل صاحب انہیں کچھ عمل پڑھ کر کے دم کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم انہیں وہاں لے کر کے جاؤ جہاں تم نے سارا کاریہ رچا تھا۔ تبھی میری چاچی میری امی کو اپنے گھر لے کر کے جاتی ہیں۔ وہ اپنے گھر میں ایک اسٹور روم کے اندر لے کر کے جاتی ہیں جہاں ایک پرانا سا کمرہ تھا جو کہ کافی دنوں سے بند تھا۔ جب وہ کمرہ کھولتی ہیں تو اس کے اندر کچی مٹی کی زمین ہوتی ہے۔ وہ مٹی کو کھودنا شروع کرتی ہیں، مانو جیسے کہ کوئی بلی زمین میں کھود رہی ہو کسی چیز کے لیے۔ زمین کھودنے کے بعد اس میں سے 2 پتلے نکلتے ہیں۔ وہ ان پتلوں کو تھیلی میں رکھ کر عامل صاحب کے پاس پہنچتی ہے اور وہ عامل صاحب کو بتاتی ہے کہ میں نے ان دونوں کے پتلے بنائے تھے، یعنی کہ عائشہ اور وسیم کا۔ میں چاہتی تھی ان دونوں کو الگ کر دوں، ان دونوں کو برباد کر دوں، اور میں ان سب چیزوں میں کافی ماہر تھی اور میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے وسیم اور عائشہ کا رشتہ بھی توڑوا دیا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، میری چاچی جس نے میری زندگی برباد کی، وہ ساری چیزوں کو اتنی آسانی سے سامنے کیسے لے کر کے آ گئیں؟ یہ سب عامل صاحب کی مہربانی تھی۔ انہوں نے اپنے عمل کے طریقے کی وجہ سے میری چاچی پہ کچھ حاضر کیا تھا، جن کی مدد سے ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ چلا۔ جب میری چاچی عامل صاحب کے سامنے یہ ساری چیزیں لا کر کے رکھیں، اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بالکل نارمل ہو گئیں، مانو جیسے وہ واپس اپنے ہوش میں آ گئی ہوں۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی تھیں، مانو جیسے چور کی چوری پکڑ لی جاتی ہے۔ عامل صاحب میری چاچی سے کہنے لگے، تم نے جو کالا علم اس بچے کے اوپر کیا ہے، تمہیں اس کا کاٹ کرنا ہوگا۔ لیکن وہ انکار کرتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کا کاٹ نہیں کر سکتی، اور اگر میں جانتی بھی ہوں تو میں نہیں کروں گی، اس کے لیے چاہے جو بھی ہو جائے۔ وہ غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ عامل صاحب میری امی سے یہی کہتے ہیں کہ مجھے جو کرنا تھا میں نے کر دیا، اب اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اب بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بچے کو شفا دے۔ میں آج بھی اپنی چاچی کی کرنی کی وجہ سے اس بیماری سے جھیل رہی ہوں، جبکہ میرے بھائی اور میری بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ میں اپنے ابو امی کے ساتھ ہی کولکاتہ والے گھر میں ہی رہتی ہوں۔ وسیم کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ میری پھوپھی کے لڑکے کے چھوٹے بیٹے سے میری چاچی کی بیٹی کا افیئر تھا۔ میری چاچی من ہی من میں خوش تھی کہ چلو وسیم سے نہیں تو اس کے چھوٹے بھائی سے میری بیٹی کا شادی ہو جائے گا، لیکن وسیم کے چھوٹے بھائی نے بھی اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کر لی۔ کہتے ہیں نا کہ جب اوپر والا اپنا حساب لینے پر آتا ہے تو پھر وہ زبردست ہی دیتا ہے۔ اوپر والے کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، لیکن جب پڑتی ہے تو زبردست۔ اتنے سال ہو گئے، آج بھی میری چاچی کے بچوں کا رشتہ کہیں نہیں ہوا۔ میرے چاچا کا انتقال ہو گیا اور میری چاچی کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ کھانے کو محتاج ہیں۔ لیکن اب میں اپنی زندگی ایسے ہی گزر کر رہی ہوں۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو مجھے شفا ضرور ملے گی۔